हेलो स्टूडेंट्स। तो सॉलिड स्टेट के इस थर्ड पार्ट में हम आपको करवाएंगे एक तो क्रिस्टल लैटिस, एक टाइप ऑफ यूनिट सेल और एक पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। देखो क्या होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल क्या होता है, रेगुलर होता है ना। और जब इन पॉइंट को हम ऐड करते हैं ना, जोड़ देते हैं, तो ये लगता है कि एक छोटा सा पोर्शन है अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। इस छोटे पोर्शन का नाम क्या होता है, यूनिट सेल। कहने का मतलब है द स्मॉल रिपीटेड पोर्शन इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर कॉल्ड यूनिट सेल। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर बन गई ना, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस। मतलब एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड के सभी पार्टिकल अरेंज होते हैं। द 3 डायमेंशनल स्पेस in which all particles are arranged in a regular pattern is called crystal lattice। और ये जो each point, ये तुम्हें प्रत्येक पॉइंट दिखाई दे रहा ना, जो पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक्सप्लेन करता है, ये क्या कहलाता है, लैटिस पॉइंट। तो इसकी सिग्निफिकेंस भी यही है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन एक्सप्लेन करता है, दूसरा हमें ये भी पता चल जाता है कि ये पॉइंट एटम है, मॉलिक्यूल है या फिर आयंस है। यहां तक समझ में गया। इससे अगली वाली चीज क्या है कि अगर मान लो हमें पूरी क्रिस्टल लैटिस की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट सेल के बारे में पता लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो एक यूनिट सेल के बारे में पता लग गया तो ये पोर्शन क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि मान लो एक ऐसी जगह है जहां पर 20 से 30 कमरे बने हुए हैं और आपको अगर एक रूम दिखा दिया और पूछता है कि पूरे इस घर की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई कह देता है कि ये एक रूम जैसा है, पूरा का पूरा घर वैसा का वैसा बना रखा है या फिर सारे कमरे एक जैसे हैं, तो हमें उस घर की स्ट्रक्चर को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि अगर मान लो किसी भी कमरे के बारे में हमें पता लगाना हो कि ये कमरा कैसा है, तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो जरिया होना चाहिए। तो यूनिट सेल की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 2 जरिए होते हैं जिसको बोलते हैं पैरामीटर। एक होता है कि उसकी लेंथ मेजर कर लो, एक उनके बीच में एंगल मेजर कर लो। मान लो मैं एग्जांपल देता हूं कि एक कमरा ऐसा है जिसके अंदर सारी साइड इक्वल है और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हैं, तो क्या लगता है कि उस कमरे की जो शेप होगी वो कैसी होगी, क्यूबिक जैसी होगी ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक बार तो ये जो लेंथ होती है यूनिट सेल की ए बी एंड सी, एक इनके बीच में जो एंगल होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, तो एक बार तो क्या करेंगे, ये क्या कहलाते हैं, पैरामीटर ऑफ ए यूनिट सेल। दूसरा एक तो क्या करेंगे, कभी कभी साइड को भी इक्वल कर देंगे, एंगल भी इक्वल कर देंगे। एक बार क्या करेंगे, कोई एक आधी साइड अनइक्वल कर देंगे, एंगल इक्वल रखेंगे। तो इस तरीके से इक्वल और अनइक्वल करके हम 7 टाइप की यूनिट सेल बनाते हैं। देखो क्या है कि उन 7 टाइप की यूनिट सेल में आगे कोई भी टॉपिक इनके ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा जरूर जाता है कि भाई कोई भी यूनिट सेल है उसके पैरामीटर बताओ, उसकी लेंथ इक्वल है या एंगल इक्वल है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक टेबल बनाता हूं। देखो अगर मान लो क्यूबिक की, तो तुम्हें याद होगी भी कि अगर मान लो कोई क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसमें सारी की सारी साइड इक्वल होंगी और एंगल भी कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा कितने हो जाएंगे भाई, 90 डिग्री। इन 7 टाइप की यूनिट सेल को याद रखने का तरीका क्या है कि एक बार क्या करेंगे, साइड अनइक्वल करना स्टार्ट कर देंगे। इनको अनइक्वल होने के बाद एंगल को अनइक्वल करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे, अगली वाली यूनिट सेल में अल्फ ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंगल इक्वल रखेंगे। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। उससे अगली वाली में क्या करेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और ये बिल्कुल सेम रखेंगे जैसे थे। मतलब ये हुआ कि पहले एक साइड अनइक्वल की, उसके बाद दोनों साइड अनइक्वल की, अब साइड अनइक्वल होने के बाद एंगल अनइक्वल करना स्टार्ट कर देंगे।
मतलब ये तो अनइक्वल हो ही चुकी, यहाँ पर क्या कर देंगे अल्फा इज इक्वल टू गामा, ये तो कितने कर देंगे 90, और नॉट इक्वल टू क्या कर देंगे हमें बीटा। ठीक है, अब एक एंगल अनइक्वल होने के बाद दूसरा एंगल भी अनइक्वल कर देंगे, मतलब a इज नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, और यहाँ पर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90। तो यहां तक हमारा क्या तरीका था, पहले साइड अनइक्वल की, उसके बाद एंगल अनइक्वल किए। अब क्या कर देंगे कि साइड तो वापिस से इक्वल कर देंगे, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और एक एंगल को अनइक्वल कर देंगे। तो यहां पर क्या कर दोगे, तुम्हारे पास है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, लेकिन नॉट इक्वल टू 90। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें, साइड इक्वल है साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है एंगल इक्वल है, लेकिन ये 90 के इक्वल नहीं है, ये सारे क्या हैं 90 के इक्वल है। इससे अगले वाले में क्या कर देंगे, एक साइड अनइक्वल कर देंगे और एक एंगल भी अनइक्वल कर देंगे। अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120। तो देखो हमारे पास कितनी टाइप की स्ट्रक्चर बन गई, यूनिट सेल बन गई 1 2 3 4 5 6 7 टाइप की यूनिट सेल बना दी। अब देखो ये क्या होता है क्यूबिक, ये क्या होता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, ये क्या हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, इससे अगले वाली कौन सी हो जाएगी हमारे पास है ऑर्थोरोम्बिक के बाद मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, इसके बाद क्या आ जाएगी ट्राइक्लिनिक, इसके बाद जो हमारे पास है रोम्बोहेड्रल, RHOMBOHEDRL, और ये जो है वो है हेक्सागोनल। देखो तो मैंने बताया था कि इसका आगे वाले जो टॉपिक है उनमें कोई यूज नहीं है, सिर्फ आपको कोई भी तरीका यूज करो भाई। अगर मान लो इस तरीके से लाइन याद रखनी हो तो आप क्या करोगे, सिर्फ फर्स्ट वर्ड यूज उठा लेना, यहां से सी, यहां से टी, यहां से ओ, यहां से एम, यहां से टी, यहां से आर, यहां से एच। ठीक है, अब जो भी सीरीज बनती है सीटोमीटर है या किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि पहले साइड अनइक्वल करना स्टार्ट कर देना, उसके बाद एंगल अनइक्वल करना स्टार्ट कर देना, उसके बाद जब सारी चीजें अनइक्वल हो जाएं साइड इक्वल रखना एंगल इक्वल रखना, लेकिन एंगल 90 डिग्री की इक्वल नहीं होने चाहिए, फिर एक साइड भी अनइक्वल कर देना और एक एंगल भी 120 के इक्वल कर देना। अब यहाँ पर एक टाइप से और क्वेश्चन आता है कि सारी की सारी चीजें सेम किस में थी, क्यूबिक में, तो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल यूनिट सेल कौन सी बनेगी तुम्हारे पास है क्यूबिक यूनिट सेल, और सारी चीजें अनइक्वल किस में थी ट्राइक्लिनिक में, तो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल कौन सी बनेगी तुम्हारे पास है ट्राइक्लिनिक। यहां तक हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास है, अगले वाले पोर्शन में हम करेंगे टाइप्स ऑफ ए यूनिट सेल। तो जो यूनिट सेल होती है हमारे पास वो दो टाइप की होती है, एक परमिटिव और एक नॉन परमिटिव। देखो क्या होता है कि मान लो ये यूनिट सेल बना दी मैंने, ठीक है, ये यूनिट सेल क्या करती है अपने आप को बार बार रिपीट करके पूरी स्ट्रक्चर को बना रही है। मैंने एग्जांपल दिया था कि एक कमरा है वो अपने आप को बार बार रिपीट करके पूरा घर बना रहा है। अब इस यूनिट सेल में अगर एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, तो एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं 8, तो अगर सिर्फ एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसका नाम होता है सिंपल यूनिट सेल, या फिर इसको बोल सकते हैं परमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, लेकिन अगर कॉर्नर के साथ साथ अदर पोजीशन भी हो जाए, जैसे फेस हो गया, एज किनारे हो गए, या बॉडी सेंटर हो गया, अगर इन पोजीशन पे भी आ जाते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं हमें नॉन परमिटिव यूनिट सेल। इनकी डेफिनेशन कैसे दोगे कि भाई परमिटिव
यूनिट सेल तो वो होती हैं इन विच एटम प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर, और दूसरी क्या था मैंने, नॉन परमिटिव। तो नॉन परमिटिव यूनिट सेल कौन सी होती है, इफ एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड अदर पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल आल्सो, या फिर बोल दो कि इफ द एटम प्रेजेंट ऑन द अदर साइड एज वेल एज ऑन द कॉर्नर ऑफ ए यूनिट सेल, देन इट इज कॉल्ड नॉन परमिटिव यूनिट सेल। हो गया। अब अदर पोजीशन कौन सी बता दी हमने, एक तो बता दी हमने फेस सेंटर्ड। तो अगर मान लो कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे एटम प्रेजेंट है ना, तो उसका नाम होता है एफसीसी यूनिट सेल, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। यहां तक समझा गया। तो इसके अंदर क्या होता है, इफ एटम प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर एज वेल एज ऑन द फेस सेंटर ऑफ ए यूनिट सेल, देन इट इज कॉल्ड एफसीसी यूनिट सेल। इसके बाद आता है बीसीसी, इसका क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इफ एटम प्रेजेंट ऑन द body center and on the corner of the unit cell, then they make a BCC type unit cell। एक होता है हमारे पास एंड सेंटर्ड। तो एंड सेंटर्ड कौन से होते हैं, एंड सेंटर्ड में एक तो एटम कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर के साथ साथ अगर अल्टरनेट फेस के ऊपर प्रेजेंट हो। अल्टरनेट का मतलब देखो क्या होता है कि अगर मान लो हम किसी कमरे के अंदर देखते हैं तो कॉर्नर कितने आए, 8 आए, फेस कितने आते हैं, 1, इसके सामने वाला 2, 3, 4, एक नीचे 5 और एक ऊपर है 6 फेस होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं, किनारे कितने होते हैं, एज कितने होते हैं हमारे पास है 12, 4 आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, 4 बिल्कुल जस्ट पीछे होंगे और 2 तो इस साइड हो जाएंगे किनारे और 2 इस साइड, कितने हो जाएंगे टोटल है 12 किनारे। और किसी भी यूनिट सेल में बॉडी सेंटर सिर्फ कितना होता है, 1 होता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि एंड सेंटर्ड में जो एटम होते हैं वो कहां पर होते हैं, तो एंड सेंटर्ड में क्या होते हैं, इफ एटम प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एंड ऑन द अल्टरनेट फेस ऑफ द यूनिट सेल, मतलब अगर इस फेस पे है तो इसके जस्ट सामने वाले पे, अगर एटम इस फेस पे है तो जस्ट इसके सामने वाले पे। तो इस तरीके से हमारे पास इस 3 टाइप की नॉन परमिटिव यूनिट सेल के बारे में हमें पढ़ेंगे। फिर हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो हमने 7 टाइप की यूनिट सेल बनाई थी ना, उसमें जैसे क्यूबिक था, क्यूबिक परमिटिव टाइप की यूनिट सेल बनाता है, नॉन परमिटिव टाइप की यूनिट सेल बनाता है। तो एक यूनिट सेल से हमें 3 स्ट्रक्चर मिल गई, लेकिन और भी बहुत सारी यूनिट सेल थी टाइप की थी जिनमें सिर्फ एक ही टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। तो इन 7 टाइप की यूनिट सेल से हम 14 टाइप की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उन स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, ब्रेवियस लैटिस। ठीक है। द 14th टाइप स्ट्रक्चर formed by the 7 टाइप ऑफ ए यूनिट सेल। 7 टाइप की यूनिट सेल से जो 14 टाइप की स्ट्रक्चर बनती है उनको क्या बोलते हैं, हमें ब्रेवियस लैटिस। अब आती है हमारे पास ब्रेवियस लैटिस के बाद कंट्रीब्यूशन की बात। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि देखो बेटा, अगर हम किसी एटम को कॉर्नर के ऊपर रख देते हैं तो उस कॉर्नर के ऊपर 8 यूनिट सेल अटैच होती हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो इस कॉर्नर पे एटम है तो जस्ट इसके पीछे जो यूनिट सेल है वो भी इस एटम को शेयर करेगा, इसके साइड में है वो भी इसको शेयर करेगा, और जो पीछे वाले टच में है वो भी शेयर करेगा। 4 हो गए ना, आगे के 2 पीछे के 2, और 4 ही इनके ऊपर होंगे। इस यूनिट सेल के जो ऊपर यूनिट सेल रखी जाएगी उसका कॉर्नर और इसका कॉर्नर सेम ही हो गया ना, है ना। तो यहां पर तुम क्या देखोगे कि एटम 1 है, उसको शेयर करने वाले कितने हैं, 8। तो प्रत्येक यूनिट सेल के अंदर इसका कितना कंट्रीब्यूशन आया, 1/8। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन सीखेंगे। तो देखो कॉर्नर के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/8। लेकिन अगर मान लो हमने फेस सेंटर पे देखते हैं
तो अगर मान लो हमने किसी एटम को इस फेस के ऊपर रख दिया, तो इस एटम को कौन कौन शेयर करेगा? एक तो जो ये यूनिट सेल है वो, और एक जस्ट इसके पीछे जो रूम बना है ना, वो इस एटम को क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। तो इसका मतलब है फेस के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है? 1/2। लेकिन अगर इस रूम में कोई एटम हमने रख दिया बॉडी के सेंटर पे, तो इसको शेयर करने वाला भी सिर्फ यही रूम है, ठीक है? तो बॉडी सेंटर के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन आता है वो कितना आता है भाई? 1। अब इस टॉपिक पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन परमिटिव यूनिट सेल, फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी। अगर इस तरीके से पूछता है तो तुम क्या बताओगे कि भाई परमिटिव यूनिट सेल में तो एटम सिर्फ और सिर्फ कहां पर होते थे? कॉर्नर पे होते थे। अब नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं? 8। प्रत्येक के द्वारा कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे परमिटिव में? 1 आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई पूछे कि एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, तो सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा कि इन एफसीसी जो एटम होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं? एक तो फेस के ऊपर होते हैं। फेस कितने होते हैं? 6। प्रत्येक के द्वारा कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। और फेस सेंटर के साथ साथ इस क्यूबिक का मतलब क्या है? कॉर्नर। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। कंट्रीब्यूशन है 1/8। तो यहां पर कितने एटम आ जाएंगे? 3 और 1 4। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई पूछता है बीसीसी में नंबर ऑफ एटम बताओ, तो बीसीसी में कैसे बताओगे? बीसीसी का मतलब है बॉडी सेंटर। बॉडी का सेंटर कितना होता है? 1। कंट्रीब्यूशन भी 1 प्लस कॉर्नर। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। कंट्रीब्यूशन भी 1/8। यहां से कट के कितना आ जाता है? 1 और 1 2। तो एंड सेंटर तुम आसानी से समझा सकते हो कि जी एंड सेंटर में एक तो एटम कहां पर होते थे? कॉर्नर पे। कॉर्नर के कारण तो वहीं कितना आएगा? सिर्फ 1 एटम आएगा। और हमने क्या बताया था कि एंड सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम कहां पर होते हैं? अल्टरनेट फेस पे। मतलब इस फेस पे है तो जस्ट इसके सामने वाले फेस पे। तो हमने कितने फेस के ऊपर एटम दर्शाया? सिर्फ 2 फेस पे, बिल्कुल अपोजिट वाले पे। और प्रत्येक फेस के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है? 1/2। तो यहां पर भी नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे हमारे भाई? 2 आ जाएंगे। तो इस तरीके से पहले तो तुम्हें क्या निकालनी पड़ती है भाई? नंबर ऑफ एटम निकालने पड़ते हैं प्रत्येक एटम के अंदर। यहां तक हो गया। अब हमारा बचता है जो लास्ट टॉपिक। हमने कंट्रीब्यूशन भी देख लिया, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल भी देख ली। अब हम देखते हैं कि भाई अगर परमिटिव यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल है, जब एटम को कॉर्नर के ऊपर अरेंज करते हैं तब अच्छी तरीके से पैकिंग कर सकते हैं, या फिर अदर तरीके से करते हैं तो पैकिंग ज्यादा होती है। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? तुम्हें स्ट्रक्चर समझ लेनी है कि उसके अंदर कैसे खाली जगह बनती है, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर आते हैं। तो पहले तुम्हें मैं 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में एटम को अरेंज कैसे करते हैं वो दिखाता हूं। सबसे पहले 1 डायमेंशन में देखो, तो 1 डायमेंशन में क्या करते हैं? या तो इस तरीके से एटम को रख सकते हैं या फिर इस तरीके से। कैसे भी रखो, जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कौन सी बनेगी? हमारी लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है? तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ भी जाता है कि एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग 1 डायमेंशन, तो आपको आंसर कहां से स्टार्ट होगा कि व्हेन वी पुट द एटम इन 1 डायमेंशन, एक तो उसके अंदर क्या बनती है? लीनियर स्ट्रक्चर बनती है, एक बात। दूसरा, इसके अंदर तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ नेबरहुड एटम, या फिर इस एटम को टच करने वाले कितने एटम है। तो इस एटम को टच करने वाला कौन कितने एटम है? 1 और 1 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है? ये तो थी 1 डायमेंशन के लोग। अब देखो 2 डायमेंशन के लोग। तो 2 डायमेंशन में क्या देखोगे? 2 टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी। एक तो ये जो एटम है ना, इनके जस्ट नीचे सेम लेयर बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास ये जो अगर अरेंजमेंट ऊपर वाला ए है, तो इससे नीचे वाला भी ए ही अरेंजमेंट है, इससे नीचे वाला भी ए ही अरेंजमेंट है। ए टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या देखोगे कि स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी? मान लो कोई भी एटम उठा लो तुम, मान लो ये उठा लिया हमने, तो इसके जो टच करने वाले एटम है ना,
उनको आप ज्वाइन कर दो। तो तुम्हें क्या लगेगा कि एक तो यहां पर है स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर बनेगी, और दूसरा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसको टच करने के लिए कितने एटम हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। तो आप क्या बताओगे कि इफ वी पुट द एटम इन a 2 dimension and if arrangement comes a type arrangement then there is a square type structure formed and coordination number comes will be 4। लेकिन अगर मान लो ए टाइप की बजाय हम कुछ इस टाइप से एटम को अरेंज करते हैं, ये जो ऊपर वाली जो लेयर है ना उसके जस्ट 2 एटम के बीच में जो एम्प्टी जगह थी वहां पर अगर एटम को पुट करते हैं तो यहां पर एक तो क्या हो जाएगा, अगर ऊपर वाली अरेंजमेंट ए है तो नीचे वाली का हमने नाम क्या दे दिया, बी टाइप। इसे नीचे वाली का टाइप फिर से क्या देगा, ए टाइप। तो हमारे पास ये बन गई ए बी टाइप अरेंजमेंट। अब इसमें स्ट्रक्चर कौन सी बनती है वो देखो, कोई भी एटम है फिर से उठा लो, मान लो हमने ये वाला एटम उठा लिया तो यहाँ पर इसको टच करने वाले कितने हो गए, 2 तो ये हो गए, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला। तो यहाँ पर तुम्हारे पास हेक्सेन टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो एक तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि इफ इन along the 2 dimensional arrangement comes AB टाइप अरेंजमेंट देन स्ट्रक्चर कौन सी मिलेगी, वो हमारे पास है हेक्सेन। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6। यहाँ तक हो गया। अब देखो 2 डायमेंशन के अलोंग जब हम एटम को अरेंज करते हैं ना तो देखो ये जो एम्प्टी जगह तुम्हें दिखाई दे रही है ना, ये वाली जहां पर मैंने अभी भी ट्रायंगल बनाई, इस खाली जगह का नाम क्या होता है, वॉइड। तो अगर 3 एटम के बीच में जो खाली जगह बचती है उसको क्या बोलते हैं, हमें ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं। यहां तक हो गया। अब बात आती है 3 डायमेंशनल में। 3 डायमेंशनल में क्या होता है कि अगर मान लो जो हमने ए टाइप अरेंजमेंट बनाई थी, 2 डायमेंशन में जो ए टाइप अरेंजमेंट बनाई थी जिसके अंदर क्या था, फर्स्ट लेयर के जस्ट बिलो सेकंड लेयर थी जिसको तुम ए टाइप अरेंजमेंट बता रहे थे। इसमें जो स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर बनी थी ना, अगर हम इसको 2 डायमेंशन में इनके ऊपर अगर हम एटम अरेंज कर देते हैं तो जब स्क्वायर को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो 3 डायमेंशनल में कौन सी टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी, क्यूबिक। ठीक है। तो यहां पर तुम बोल देना कि इन 3 डायमेंशनल इफ अरेंजमेंट कम्स ए टाइप तो वहां पर स्ट्रक्चर तो कौन सी बन जाएगी, क्यूबिक टाइप। और यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा ना वो आएगा 6। 6 कैसे, मान लो हमने किसी क्यूबिक में एटम को बीच में रख दिया तो उसको टच कौन करेगा, एक जो पास वाला फेस है, एक इधर वाला फेस है। कहने का मतलब है फेस वाले एटम ही अटैच कर टच